हेलो दोस्तों, संतोषी फ्यूचर क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर इन्वायरमेंट लेकर आए हैं। पिछली बार जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसका है ये पेपर 23 दिसंबर को हुआ था ऑनलाइन। तो आज हम कर लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम देखते हैं। 30 क्वेश्चन है, आप देखते हैं 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन कर पाते हैं और इससे आप पता चलेगा कि आप वहाँ पे लगभग कितने क्वेश्चन इन्वायरमेंट में कर पा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर, ये हम थोड़ा सा इसको, हाँ हाँ, प्रेक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं और ये लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने होते हैं। तो मटर के पौधे पर किसने मतलब ये परीक्षण किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने किया था। अब वहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर परीक्षण किया था? तो आप याद करिएगा, मटर के पौधे पर। किस पे? मटर के पौधे पर ग्रेगर मेंडल ने परीक्षण किया था। और ये देख, मॉडर्न अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मॉडर्न अनुवांशिकी का मतलब आधुनिक अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो आपसे दो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर सकता है कि ग्रेगर मेंडल ने किस पर? मटर पर। और आधुनिक अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। देखिए, झील, तालाब, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। अब देखिए, झील, इसमें पानी होता है, तालाब में भी पानी होता है, नदी में भी पानी होता है, झरने में भी पानी होता है। लेकिन ये पर्वत जो है, ये पर्वत एक इससे भिन्न है। तो ये तो सिंपल था, इसको सब भी बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवहन जो अन्य चार से भिन्न है? देखिए, इसमें आप क्या बताएंगे? कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हम वहाँ पे गलत कर देंगे। देखिए, ट्रेन है, बस है, जहाज, तांगा, रिक्शा और साइकिल और रिक्शा। देखिए, वहाँ पे जहाज यहाँ पे लिखना चाहिए था उसको, ये पानी वाला या उड़ने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं, तभी आप बता सकते। देखिए, बस ये ज़मीन पे चलती है, तांगा ये भी ज़मीन पे ही चलेगा, उड़ के तो चलेगा नहीं। साइकिल या रिक्शा ये भी सब ज़मीन पे पड़े चलेगा। लेकिन ये जहाज हो, चाहे ये पानी वाला जहाज हो, चाहे ये हवा वाला जहाज हो, तो ये हमेशा ये या हवा रहेगा तो ऊपर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेती की मिट्टी को खोदकर नरम करने के उपयोग के लिए किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? मतलब जो मिट्टी होती है उसको खोदने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? इल्गो, कुर्गो, खुरपी या खूंटी? तो मेरे ख्याल से सभी लोग खुरपी लगाएंगे, लेकिन इसमें खुरपी नहीं होगा, इसमें होगा खूंटी। ये खुरपी जो होता है ये यूपी और बिहार में ये खुरपी चलता है, लेकिन ये खूंटी जो होता है ये कर्नाटक में चलता है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको सही नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए सॉरी। ये देखिए, अब पूरा आपको दिखेगा। हाँ, देखिए, इसमें कह रहा है उल्लू, रेशम कीट, बाज और सलाथ। अब बताइए इसमें कौन सा किस पे मिलान होगा? देखिए, आप देखिए, सलाथ सब जो जानते हैं, ये सलाथ। अभी बाज की नज़र, ये नहीं जानते? बाज की नज़र कभी मतलब वो नहीं होता, एक कोई डायलॉग है। तो बाज की नज़र, तो देखिए, बाज की नज़र क्या होगा? हमसे 4 गुनी दूरी से भी देख सकने वाला पक्षी है। हमसे मतलब मनुष्य से 4 गुनी तेजी से। तो सी का पहला लगा दीजिए। सलाथ एक प्रकार का जानवर है जो हमेशा सोता ही रहता है, तो ये डी का दूसरा लगा दीजिए। और रेशम कीट होता है, ये अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी तक भी देख सकता है। और उल्लू जो होता है, ये जो अपना ये मतलब इसका हेड होता है, इसको मतलब 360 इधर उधर घुमा सकता है। तो यह पक्षी आँखों के सामने होती है, मतलब इसकी आँखें जो होती है एकदम सामने होती है। तो देखिए अपना इसका ये
सलाद क्या होता है? ये हमेशा सोता है। बाज क्या होता है? हमसे 4 गुना तेज़ी से देख सकता है। रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी तक। उल्लू पक्षी उसकी आंखें सामने होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए, तो इसमें कौन सा होगा? सी हो जाएगा ये। तीसरा, हमारे निम्नलिखित में हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे, क्या लाए थे? अब बताइए। भारत में देखिए, भारत में टमाटर, आलू और हरी मिर्च को पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। कौन? टमाटर, आलू, हरी मिर्च। लिखिए, टमाटर, आलू, हरी मिर्च, हरी मिर्च। ये किसके द्वारा लाया गया था? ये पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। लेकिन पुर्तगाली कहाँ से लाए थे? वो दक्षिण अमेरिका से लाए थे। दक्षिण अमेरिका से लाए थे पुर्तगाली। तो हमारा क्या? टमाटर, आलू, हरी मिर्च, इसमें कौन सा है? ये डी। देखिए, टमाटर है ना। तो ये पुर्तगाली क्या लाए थे? टमाटर, आलू, हरी मिर्च। लेकिन पुर्तगाली लाए थे, लेकिन वो भी कहीं से, पुर्तगाल से नहीं लाए थे, वो भी कहीं से लाए थे। तो कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से लाए थे। इतना याद रखिए। अब देखिए, इसका 60 पूछ, एक कार एक्स शहर से 7:30 बजे चलकर वाई शहर में इतना 10:30 बजे पहुंचती है। तो यह दोनों शहर के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। तो उनका औसत चाल कितना होगा? ये देखिए, ऐसे सवाल आपको देगा, एक क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब देखिए, आप ये करिए, जो दूरी दिया है तो उसको घटा लीजिए। कितना है? ये होगा 22:30। तो और 7:30। उनके मतलब उनके बीच लिया गया कितना समय होगा? तो 22 में से 7 गया 15, 30 में से 30 गया 0 हो जाएगा, उसमें कोई। अब देखिए, आपको क्या पता है? टाइम पता है, आपका टाइम पता है। और डी बराबर क्या होता है? ST होता है। दूरी कितना पता है? 540 रख दीजिए यहाँ पे। टी कितना पता है? 15 रख दीजिए। और एस हमको निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये? अब देखिए, ये कितना गया? 36 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। 36 किलोमीटर प्रति आवर आ गया। अब देखिए, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, क्योंकि यहाँ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो ये 36 गुणे 5/18। तो 18 दूनाई 36। तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को ऐसे करेंगे। मतलब इसमें कह रहा है एक्स से 7:30 बजे चलकर वाई शहर में 10 बजे पहुंच जाते हैं। तो उसको मतलब कितना समय लगा? अगर आप सुबह 7:30 बजे चलते हैं और रात में 10:30 बजे क्या पहुंच जाते हैं, मतलब 7:30 बजे सुबह चलेंगे, शाम को 7:30 बजे 12 हो जाएगा। तो इसके बाद 3 घंटा और कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 15 घंटा, 12 3 15 घंटा हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद उसके डी बराबर ST से डिवाइड कर दीजिए, हो गया। मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कर दीजिए। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। एक छत्ते में केवल कुछ रानी मधुमक्खियाँ होती है। नर मधुमक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती है। नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। इसमें से कौन सा सही है? अब देखिए, इसमें आप सबके से आपका कौन सा सही कथन लगाना है। तो सही कथन होगा इसमें 2। अब देखिए, इसमें 2 कैसे? अब देखिए, यहाँ पे देखिए, 2 में कौन सा है? ABD। A सही है, B सही है और D सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये सही है, एकदम सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, एकदम सही है। B, एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, ये आपका सही हो जाएगा। और देखिए, और डी का, नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है। नर मक्खियाँ जो होती हैं शहद के लिए फूलों का रस इकट्ठा करती हैं। तो आप सबका कौन सा सही हो जाएगा? ये ABD। C वाला जो होता है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है।
नहीं, मादा जो मक्खियाँ होती है वो छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ढेर सारी मक्खियाँ होती हैं लेकिन उसमें एक रानी होती है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह जिनके समुद्र तट अरब सागर तट पर है। अब देखिए अरब सागर तट से देखिए 9 राज्य और कितने 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य। तो इसमें से कौन सा है, तो देखिए ऐसे है इंडिया, यहाँ केरल है, केरल हाँ दिया गया है। कर्नाटक यहाँ है, हाँ दिया गया है। यहाँ महाराष्ट्र है, हाँ महाराष्ट्र अरब सागर से। तो आपका क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। देखिए हम कौन एलिमिनेट, अब देखिए तमिलनाडु इधर है तो ये बंगाल की खाड़ी में, ये कैंसिल हो गया। आंध्र प्रदेश इधर, ये भी कैंसिल हो गया। ये देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ पे आ जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कौन हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों को साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती। आप बताइए, इसको बताइए। मतलब जो खेती होती है सारे गांव में साझी होती है, तो आपका इसमें मिजोरम होगा। इसमें कोई परिवार नहीं होता है कि मतलब इसमें जितने गांव होते हैं सभी का होता है खेती। ये लॉटरी फार्मिंग कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा लॉटरी फार्मिंग, हम कुछ आपको बताते भी चलेंगे। लॉटरी फार्मिंग, तो लॉटरी अगर फार्मिंग पूछा जाएगा तो लॉटरी फार्मिंग कहाँ पे होता है, ये मिजोरम में होता है। ये भी पूछ सकता है कि लॉटरी फार्मिंग कहाँ होता है, तो लॉटरी सिस्टम फार्मिंग का कहाँ होता है, मिजोरम में होता है। झारखंड की मुख्य फसल क्या है, तो झारखंड की मुख्य फसल क्या है बताइए। तो झारखंड की मुख्य फसल क्या है, चावल है। अब देखिए बिहार में भी चावल काफ़ी अच्छा उगाया जाता है। पहले झारखंड भी बिहार से ही टूटा है। तो चावल की फसल क्या है, ये खरीफ की फसल है। ये खरीफ की फसल है, चावल खरीफ की फसल है। और देखिए रबी की फसल क्या है, गेहूँ। गेहूँ क्या है, गेहूँ रबी की फसल है। गेहूँ रबी की फसल है। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित उचित कारणों को बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। ये देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। 1 2 3 4 आप इसको कमेंट बॉक्स में करिएगा, ये कौन सा सही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करना है, 29 क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के किस राज्य में, तो सब जानते हैं भारत बिहार राज्य में मधुबनी। ये जो आटे का जो चावल होता है उसको खूब पीस दिया जाता है, उसमें रंग भर दिया जाता है, उसमें रंग भर दिया जाता है और उसी से चित्रकला बनाया जाता है। तो वही मधुबनी पेंटिंग कहलाती है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना पसंद अच्छा लगता है। जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने के लोग कचनार के फूलों की सब्जी पसंद। अब देखिए जम्मू कश्मीर में आप कहाँ पाएंगे, जम्मू कश्मीर में आप केला कहाँ पाएंगे, वहाँ पे केला होगा ही नहीं। ये तो आप ऐसे कर दीजिए, बी यहाँ कर दीजिए, बी यहाँ कर दीजिए। अभी ए इसमें बचा। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। हाँ एकदम सही है। महाराष्ट्र के लोग जो होते हैं वो सहजन के, ये सहजन के महाराष्ट्र के लोग सहजन के पकौड़े, तो ये आपका एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए केले के फूलों की सब्जी कहाँ, ये जम्मू कश्मीर नहीं होगा, ये केरल होगा। ये केरल के लोग केले की सब्जी को पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कचनार के फूलों की सब्जी, ये भी सही है। तो आपका कौन सही हो गया, ए और सी सही हो जाएगा। अब देखिए यह उत्तराखंड का एक स्थान है, यह स्थान महत्वपूर्ण है पर्यटक स्थल के लिए। यह अरड़ बाग के संरक्षण से संबंधित है, इस जगह को पहचानिए। अब बताइए कौन सा इसमें आपका सही होगा। तो कार्बेट, बुक्सा, दुधवा, वाल्मीकि, तो इसमें आपका होगा कार्बेट। जिम कार्बेट, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, राम गंगा नेशनल पार्क। जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, ये सबसे पुराना है। तो ये देखिए कार्बेट कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है आपका, यहाँ पे
दिया गया है, अब कुछ नहीं। बुक्सा कहाँ पे है, तो ये दिया गया पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में कहाँ पे, ममता बनर्जी के यहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल में बुक्सा है। तो बनर्जी, ममता बनर्जी साहब से याद कर दीजिए, पश्चिम बंगाल। अब दुधवा कहाँ है, तो ये जानते हैं दुधवा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है पूरे इंडिया में। तो देखिए वो दुधवा कहाँ है, तो यूपी में, तो ऐसे याद कर लीजिए। वाल्मीकि कहाँ है, तो वाल्मीकि कहाँ है, वाल्मीकि है बिहार में। तो बिहार से वाल्मीकि, तो बिहार में वाल्मीकि है। देखिए ईवीएस पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य सतत विकास के महत्व को दर्शाता है। अब देखिए इसमें कौन सा दर्शाएगा आपको ईवीएस पढ़ाने के लिए। अब देखिए पहले एलिमिनेट करिए तकनीकी, ईवीएस में तकनीक कौन सा काम आएगा। बच्चे में अन्वेषण क्रियाकलापों में लगाना, डिजाइन की संरचना और कौशलों पर बल देना, तो हमें डिजाइन नहीं बनवाना है बच्चों से। समानता, न्याय, शांति, मानव के अधिकारों, मर्यादा और सम्मान के विषय में समालोचना करना, यही आपका सही हो जाएगा। कभी कभी जो वहाँ पे जो सबसे बड़ी मतलब ऑप्शन दिया रहेगा लिखने में, अच्छे अच्छे वर्ड दिए रहेंगे, वही सही हो जाता है, अक्सर होता है 90% लगभग यही सही हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के प्रकरण के आपस में संबंध और अंतः संबंधित है, क्योंकि ईवीएस एक एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड स्वरूप है, इंटीग्रेटेड स्वरूप है, यही आपका सही हो जाएगा। अनुशासनीय स्वरूप है, अनुशासन की तो बात ही नहीं करता हमारा सीडीपी। ईवीएस एक एकल विषय नहीं, ईवीएस में बहुत विषय होते हैं, जैसे यहाँ पे साइंस भी आ जाता है, हिस्ट्री भी आ जाता है, ज्योग्राफी भी आ जाता है, पॉलिटी। ईवीएस सबका मिक्सर होता है, क्या सबका मिक्सचर होता है। ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप नहीं, आपका एकीकृत है। ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होता है। क्या, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित, क्योंकि बच्चा जैसे स्कूल से घर जाता है या घर से स्कूल जाता है, उसको रास्ते में पेड़ पौधे कुछ जानवर दिखते हैं तो उसको सीखता है कि हाँ वहाँ गाय चर रही है, वहाँ आम का पेड़ है, बच्चे उस पर खेल रहे हैं, तो मतलब उसी से वो सीखता है। देखिए 79 ईवीएस का पाठ चर्चा की उप थीम है। तो उप थीम ईवीएस में क्या है, संबंध होता है। संबंध क्या होता है आपका, उप थीम होता है। इसके लिए देखिए उप थीम में कई पूछ सकता है, एक संबंध होता है, एक संबंध होता है, एक काम होता है, एक खेल होता है, एक पशु होता है, पशु होता है, एक पौधे होते हैं, ये होता है उप थीम। तो कौन, संबंध, काम, खेल, पशु, पौधे, ये सभी उप थीम माने जाते हैं। देखिए एनसीईआरटी की ईवीएस कक्षा का अध्याय 3 पोच्चमपल्ली आधारित है। बताइए पोच्चमपल्ली किस पर आधारित है, तो वास्तविक लोग और उनके अनुभव पर आधारित है ये पोच्चमपल्ली। तो देखिए पोच्चमपल्ली ये भी पूछ सकता है, पोच्चमपल्ली किस लिए फेमस है। पोच्चमपल्ली में ये साड़ियाँ पोच्चमपल्ली की ये बहुत अधिक प्रसिद्ध है, देश विदेश में यहाँ से साड़ियाँ जाती हैं। तो यहाँ शिल्प संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो जीआई टैग शायद भी पोच्चमपल्ली की साड़ी को मिला गया है। देखिए कौन सा क्रियाकलाप का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन करता है और प्राकृतिक खाद्य से के संबंधित प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। देखिए इसमें लिखा गया है किसानों को के वृत्तांतों को साझा करना, किसी खेत में जाना और अवलोकन करना। मतलब यहाँ लिखा गया हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, प्राकृतिक खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों का प्रयोग करना, और कुछ डबल रोटी और खाद्य पदार्थ को कुछ दिनों के लिए रख देना। अब देखिए इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो इसमें आपका सही हो जाएगा ABC। किसानों के वृत्तांतों को साझा करना है, किसी खेत में जाना और अवलोकन करना, अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे ABC सही हो जाएगा।
चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करेंगे। ईबीएस को प्रामाणिक और अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का प्रयोग कर सकता है। संरचनात्मक और कार्यपत्रक, असंरचनात्मक कार्यपत्रक, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, छात्रों के समूह और नेतृत्व का गठन करना। तो बताइए इसमें कौन सा होगा सही। ये आपका BCD। तो असंरचनात्मक कार्यपत्रक और भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, छात्रों के समूह और उनके नेतृत्व का गठन। ईबीएस के अर्थपूर्ण, तो ये यही आपका सही हो जाएगा। तो सॉरी ये आपका असंरचनात्मक नहीं, संरचनात्मक, आपका संरचनात्मक कार्यपत्रक होगा और ये भ्रमण के लिए औपचारिक और छात्रों के समूह को नेतृत्व का गठन करना। तो आपका ACD ये हो जाएगा। असंरचनात्मक कार्यपत्रक नहीं होगा। ये देखिए, NCERT द्वारा कक्षा 5 की EBS पाठ्यपुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है बताइए। ये 83 क्वेश्चन बताइए। तो आपका ये गलत है। आनुवंशिक सिद्धांत को प्रस्तुत करना, उद्देश्य उनका क्या था। हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार के वंशगत गुणों से बनती है, केंद्रित करना। उनका मतलब ये नहीं था कि उनको आनुवंशिकता की खोज करना, ये सब उनके नहीं, वो तो बोल दिया गया, जब वो हो गया तो वो बोल दिया गया कि खोज हो गई है। वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, वैज्ञानिकों को सतत परिश्रम की केंद्रित करना। तो आपका हो जाएगा BCD। रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। बताइए कौन सा सही है। रचनात्मक आकलन की तकनीक का 84। तो रचनात्मक तकनीक का चुनाव जो होता है वो सहपाठी जब होते हैं, मिलते हैं, तब होता है। पीयर असेसमेंट, तो वहाँ पे रचनात्मक सहपाठी आकलन होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 85 देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। बताइए अवलोकन की तकनीक पर कौन सा आधारित है। कागज पेंसिल, प्रदत्त कार्यपत्रक, पोर्टफोलियो। बताइए। तो ये पोर्टफोलियो है जो अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। पोर्टफोलियो। विद्यार्थी किस प्रकार EBS में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है। बताइए 86 का। तो 86 का हो जाएगा विचार विमर्श। ये विचार विमर्श से ही EBS में मतलब पता चलता है कि ये बच्चे सीख रहे हैं। 87 देखिए। 87 में लिखा है, क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों को व्यस्त करना। तो बताइए इसमें क्या है। पर्यावरण शिक्षक के लिए आसान क्या है बताइए। वीडियो पॉज करके बताइए। तो ये क्या है। विद्यार्थियों को सूचना देना है। विद्यार्थियों को सूचना देना यह शिक्षक के लिए एक पर्यावरण अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण है प्रक्रिया। चलिए देखिए 88 क्या है। निम्नलिखित क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए प्रभावशाली संसाधन है। तो बताइए नैरेटिक्स, कार्यपत्रक, मॉडल और या चार्ट। तो बताइए 88 का क्या है आपका। तो ये नैरेटिक्स। तो नैरेटिक्स बताता है कि किस प्रकार से उनका नैरेटिक्स मतलब सीखना है। तो ये प्रभावशाली संसाधन हो जाएगा आपका। ये देखिए निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा। चित्रकला, शिल्पकला, एकल कार्य, गृह कार्य, पाठ है सारा। बताइए 89 का। तो इसका भी
पहला हो जाएगा। चित्रकला और शिल्पकला विद्यार्थियों मतलब कोई भी विद्यार्थी हो जो उसमें चित्र उत्र बनाएगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो चित्रकला और शिल्प। एकल कार्य मतलब बच्चे को अकेले में बैठा दो, उसको बताओ कि तुम यही हल करो, वो मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। गृह कार्य मतलब ढेर सारा होमवर्क दो दो तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी बेकार हो जाएगा। पाठ का स्पष्ट सारांश, ये भी नहीं। पर्यावरण दिन की कक्षा में विद्यार्थियों के अवसर मिलता है, बताइए। प्रश्न पूछने का, परिभाषा सीखने का और अवधारणा को कथन देने का, वर्णन करने का। किसका बताइए, वीडियो पॉज करके बताइए किसका। तो ये प्रश्न पूछने का। तो इसमें एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी जितना टीचर से क्वेश्चन पूछेगा वो उतना ही अच्छा क्लास में अच्छा कक्षा माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। धन्यवाद।